मुझे पैसों की नहीं, अच्छी शकल सूरत वाले पति की जरूरत थी। पैसा तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन अच्छी शकल सूरत हर किसी के पास नहीं होती। इस जबरदस्ती की शादी के बाद मैं बदमाशी पर उतर आई। मैंने फैसला कर लिया था, मैं इस घर को तहस नहस कर दूंगी, इस घर की खुशहाली को खराब कर दूंगी। यह घर देखने में बहुत खूबसूरत आलीशान था, लेकिन जितना बड़ा ये घर था उतना ही मुझे उसके अंदर रहने में घुटन महसूस हो रही थी। सच कहते इंसान का दिल ना लगे, कितना भी सुकून क्यों न हो, कोई फायदा ही नहीं होता। इस घर में नौकर चाकर थे, जिंदगी के हर सुख सुविधा मुझे थी, लेकिन वह नहीं था जिसकी मुझे जरूरत थी। मेरी माँ ने मुझे कहा था, मर्द की शक्ल कौन देखता है, तो मैंने कहा था, मुझ जैसी खूबसूरत पत्नी तो जरूर पति की शक्ल देखेगी। सुबह शाम मर्द की शक्ल देखना है, अगर वही पसंद की ना हो तो फिर पत्नी किधर जाए। मैंने अपनी माँ से कहा, चंद दिनों की बात नहीं है, किसी को बर्दाश्त करना यह उम्र भर की बात है। एक चेहरा सारी जिंदगी देखना पड़ता है, अगर वही एक चेहरा पसंद ना हो तो फिर लड़की क्या करे। शादी के दूसरे रोज मेरी सास की सहेलियां मुझे देखने आती है, और फिर मैं जब सबके सामने आई तो मैंने सबके सामने खूब हंगामा किया। उसकी वजह से मेरी सास को बहुत अपमानित होना पड़ा। मैंने सोचा इस हंगामे के बाद से मेरी सास किसी को भी घर बुलाना छोड़ देगी, अब वह दोबारा किसी को घर नहीं बुलाएगी। और वैसा ही हुआ, सास ने दोबारा किसी को घर नहीं बुलाया। सास के हालात देखकर मुझे कुछ सुकून मिला था। जो जिन लोगों ने मुझे बर्बाद किया था, उन्हें परेशान करके मुझे सुकून तो मिलना था। मैं तो बदतमीजी पर उतर आई थी। वह लोग शरीफ लोग थे, इसलिए खामोश हो जाते थे। मैंने सोचा था कि मैं उन्हें इतना तंग कर दूंगी कि आने वाले 7 जन्म तक यह लोग कभी किसी गरीब लड़की की मजबूरी का फायदा उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे। जब मुझे इस सब से भी चैन ना मिला तो मैंने एक नया काम शुरू कर दिया। मैं रोजाना शाम को छोटे कपड़े पहनकर ड्राइवर के साथ घर से निकल जाती और सारी रात बाहर ही रहती। सुबह के टाइम वापस आती। मैंने ऐसी जगह चुन लिया था जहाँ पर अमीर लड़के लड़कियां जाते थे। शहर में इस तरह के बहुत ही जगह थे जो खास नौजवानों के लिए बनाई गई थी। दूसरे देशों में ऐसी कुछ जगह को नाइट क्लब का नाम दिया जाता था, लेकिन हमारे देश में ऐसी जगह का कोई खास नाम नहीं था। हमारे देश में ऐसी जगह को छुपा कर रखी जाती थी ताकि वहां पुलिस ना जाए। मैं भी ऐसे ही नाइट क्लब के लिए हिस्सा बनते जा रही थी। मैं रोजाना रात को जाती थी, फिर वहां पर बैठकर देखते रहती थी कि कोई लड़के लड़कियां डांस कर रहे होते तो कुछ डीजे म्यूजिक पर म्यूजिक चलाते थे, उससे गेम खेलते रहते थे। मैं एक कोने में बैठ जाया करती थी और सबको देखा करती थी। शुरू में रात हो जाने पर मेरी सास पूछती थी मैं कहाँ हूँ, कब आऊंगी, मगर मैंने इस बात का जवाब नहीं दिया और मैंने अपनी सास को साफ कर दिया था, अगर उन्होंने मेरे मामले में कुछ बोली तो मीडिया में चली जाऊंगी और उसके फैमिली को बदनाम कर दूंगी। झूठ बोलकर, इल्जाम लगाकर, बहुत कुछ कहकर जीना दुश्वार कर दूंगी। ये शरीफ लोग थे, मेरी धमकी से डर गए और मुझे आजाद कर दिए, लेकिन मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी। जहाँ रोजाना रात में जाती थी वहां मुझे लड़का मिला। मैं अपने ख्यालों में घूमती, वे मेरे पास आए। उसने कहा वह रोजाना मुझे देखता रहता है। मैं एक कोने में बैठी रहती हूँ, किसी से कोई बात नहीं करती। मैं इस जगह का ऐसा नहीं, फिर यहाँ पे क्यों मौजूद है। वो लड़का का पहला सवाल था और पहली बात थी। उस लड़का का नाम मनोज था। मैंने उससे दोस्ती की। मनोज के 2 और दोस्त थे, उनसे भी मेरी दोस्ती हो गई। इस तरह मुझे 3 अच्छे दोस्त मिल गए। पहले उस जगह पर मैं मजबूरन भी जाती थी, अपनी सास और अपने पति को दुख पहुंचाने के लिए, लेकिन अब मेरे दोस्त बन गए थे, इसलिए मुझे अब वह जगह बहुत ही अच्छी लगने लगी थी और मैं वहां पर रोज जाती थी। मुझे वहां दोस्त की संगत मिल गई थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उन तीनों की एक बात बहुत अच्छी थी कि तीनों साथ में रहते थे। सभी से दोस्ती हो गई थी, लेकिन उसने मुझे कभी ना डांस करना, ना किसी गलत फरमाइश में मजबूर किया था। हम शाम को इकट्ठे होते तो सारी रातें बातें करते थे, इधर उधर घूमते थे, लड़की लड़कियों को देखकर उन पर हंसते एंजॉय करते थे और सुबह होते ही मुझे सुकून मिलता। मुझे इन तीनों दोस्तों में कोई बुराई महसूस नहीं हो रही थी। एक दिन वहां से वापस आई तो मेरी सास मेरे इंतजार में बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे देखते हुए कहा, अब बहुत हो गया,
अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेहतर होगा कि मैं यह घर छोड़कर चली जाऊं। उनका बेटा मुझे तलाक देने के लिए तैयार है। सास की बात पर मैं जोर से हंसने लगी और मेरी सास मुझे हैरत से देख रही थी। मैंने उससे कहा, मैं इतनी जल्दी उनके बेटे की जान को नहीं छोड़ने वाली हूँ। मेरी जिंदगी को माँ बेटी ने मजाक समझ रखा है। जब चाहे मुझे घर ले आए, जब चाहे निकाल दे। मैंने उससे कहा, मैं इसी घर में रहूंगी। अगर मुझे यहाँ से किसी ने निकालने की कोशिश की तो मेरी मौत के जिम्मेदार वह खुद होंगे। मेरी सास इससे एक बार फिर से मेरी धमकियों से डर गई और खामोश हो गई। लेकिन सास की बातों ने मुझे एहसास दिला दिया था। मैंने सोचा, अभी से मेरी सास मुझे घर से निकलने की बात करती है। अब इसी घर में उनकी आंखों के सामने बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दूंगी। इसी मकसद के लिए मैंने रात को नाइट क्लब जाने के बजाय मनोज और उनके दोनों दोस्त को घर में बुलाना शुरू कर दिया। मेरे तीनों दोस्त रात को घर आ जाते थे और मैं उनके साथ ड्राइंग रूम में बैठकर दोस्तों के साथ ताश खेलती, अपने हिसाब से अपने पति को खूब समझती थी। मैं अपने दोस्त से कहती थी वह ऊंची आवाज में हंसे और उल्टी सीधी बातें करे, ताकि उनकी बातें मेरी सास और मेरे पति के कानों तक पहुंचे और उनके दिल जले। मेरी एक सास और उनके दिल जले। मेरी सास ने हमें इस तरह से देखा तो खून के आंसू पीकर रह गई। फिर एक दोस्त सिगरेट लेके आया जिसमें नशा था। मैंने अपनी सास को दिखाने के लिए वो सिगरेट मुंह में लगा लिया और मेरी सास को दिखाने के चक्कर में मैं रोजाना सिगरेट पीने की वजह से मुझे नशे की लत भी लग गई। मैंने यह भी नहीं सोचा कि इनको दिखाने के चक्कर में मैं खुद को बर्बाद कर रही थी। मनोज के दोनों दोस्त मुझे दोस्ती के नाम पर बुराई की तरफ ले जा रहे थे और मुझे कुछ होश नहीं था। एक दिन मेरे पति जल्दी घर आया। मुझे मनोज और उनके दोनों दोस्त वीडियो दिखाने लगे जिसमें तीनों लड़कियों के साथ गलत हरकत कर रहे थे। मैं ये सब देखकर अपने पति पर चिल्लाने लगी। मैं बोली कि मैं सब जानती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बातों से मेरे पति का चेहरा पीला पड़ गया। वह मुझे बेवकूफ आदमी सा देख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी मगर मुझे तबीयत का कोई एहसास नहीं था। उल्टा मैंने उसे भला बुरा कहना शुरू कर दिया। मनोज और उसके दोनों दोस्त खूबसूरत लड़के थे, इसलिए उन लड़कियों के काबिल थे। मेरी बात पर मेरा पति बिल्कुल खामोश हो गया और पहले कभी जो मुझे समझाने की कोशिश करता वह भी छोड़ दिया। मेरी सास गुमसुम से अपने कमरे में बंद रहने लगी। मेरा पति सारा सारा दिन घर से बाहर जाने लगा। इस सबसे सबक लेने और शर्मिंदा होने की बजाय मैं बदतमीजी पर उतर आई। पूरे घर में किसी मार्किंग की तरह घूम रही थी। अपने दोस्तों को बुलाकर अब मैं अक्सर किसी न किसी कमरे में ले जाती और खाते पीते मूवी देखते रहती। एक दिन मेरी सास को दिल का दौरा पड़ा और मैं जो घर पर थी अपनी सास को अस्पताल ले जाने के बजाय अपने कमरे में जाकर बंद होकर सो गई। सास की नौकरानी मेरा दरवाजा बजाकर मुझे सास को अस्पताल ले जाने को कहने लगी। मुझे नौकरानी से बहुत उलझन थी क्योंकि वह पढ़ी लिखी लड़की थी जो हालात की सताई हुई थी। घर में नौकर बनकर रह रही थी। वह लड़की सांवली थी मगर बहुत ही तेज थी। पहले दिन से घर में अपनी सास के साथ देख रही थी। हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। फिर वह मेरे कमरे में जाकर मेरा सर खाती। मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने कमरे से नौकरानी को धकेल दिया और गुस्से से कह दिया कि तुम खुद ही अपने दम पे अस्पताल ले जाओ। मेरी नौकरानी वहां से चली गई। मैं नहीं जानती थी कि उस नौकरानी ने मेरी सास को कैसे अस्पताल पहुंचाया, पर अगली सुबह एम्बुलेंस से मेरी सास की लाश घर पहुंची और उसे घर लाने में नौकरानी ने अपनी जिम्मेवारी निभाई। अपनी सास की मौत पर पहली बार मेरे दिल ने कहा था कि मेरी सास एक अच्छी औरत थी जिसने कभी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। मुझे उसकी मौत का थोड़ा बहुत अफसोस हुआ था। मुझे पता चला कि मेरे पति शहर से बाहर था, इसलिए वह रात के वक्त में माँ के हालात के बारे में जानकर भी वक्त पर नहीं आ पाया। वह जब घर लौटा तो उसके आगे उसकी माँ की लाश पड़ी थी और मैं अपने कमरे में बंद पड़ी थी। मेरे पति का उसमें बुरा हाल था। उसके पास उसकी माँ की जो इस दुनिया में नहीं थी। वह दहाड़ मार मार कर रो रहा था। मैं कमरे में बंद हो उसे सुन रही थी। जब मेरी सास की अंतिम संस्कार हुआ, उसके घर में मेहमान कुछ कम हुए
तो मेरा पति मेरे पास कमरे में आया। मुझे लगा अब अपना दुख बांटने आया होगा, और पहली बार मैंने उसे बेइज्जत करने की बजाय नहीं सोचा, बल्कि हमदर्दी देना चाहती थी। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वह मेरा बाजू पकड़कर मुझे कमरे से बाहर खींचकर ले आया और बोला मैं उसके घर से चली जाऊं, वह मुझे तलाक भेज देगा। मैं अपनी आदत के मुताबिक उसे धमकाने लगी। वह मुझे ऐसे नहीं निकाल सकता, मैं उसे सब लोगों के सामने बदनाम कर दूंगी। मेरी धमकी पर उसने जो मुझे कहा सुनकर मेरे होश उड़ गए। वह बोला क्योंकि धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब लोग जानते कि तुम किस टाइप की लड़की हो। और लोग कई बार उसे तलाक देने की राय भी दे चुके थे, मगर उसकी माँ एक अच्छी औरत थी। उसने अपने बेटे को तलाक देने से रोक दी थी, और हर बार कोशिश रहती थी कि मुझे समझ में आ जाए। तुम सोची कि हम लोग धमकियों से डरकर खामोश रहते हैं। उनकी बातें सुनकर मैं कुछ कह नहीं पाई। मुझे आज पता चला कि मुझे सिर्फ मोहलत मिल रही थी, मगर मैं अपनी जिद की लड़ाई की वजह से बहुत आगे बढ़ते चली जा गई थी। मैं अब सच्चाई जानकर थोड़ी घबरा गई, तो अपने पति को दबाने के लिए उसे एहसास दिलाने की कोशिश करने लगी कि वह अपनी माँ की लाई हुई लड़की को घर से निकालकर अपनी माँ की आत्मा को तकलीफ देगा। मेरी कोशिश थी कि वह किसी तरह मुझे एक बार मौका देते, क्योंकि मैं अब पैसे के बगैर नहीं रह सकती। मैं अपने घर वालों से पहले ही लड़ाई करके रिश्ता खत्म कर चुकी थी। मेरी बात पर मेरे पति ने मुझे नफरत से देखा और कहा मेरी माँ तुझ जैसी लड़की को लाकर खुद ही पछता रही थी, इसलिए उसकी आत्मा कभी बेचैन नहीं होगी। उसने मुझे बताया कैसे उसकी माँ की तबीयत खराब होने पर उसके नौकरानी ने उसे कॉल की थी। तब उसने ही नौकरानी से कहा था कि वह तुम्हें कहे कि उसकी माँ को अस्पताल ले जाओ। मगर जब नौकरानी ने तुम्हारा दरवाजा खटखटाया, तुमने उसे उल्टा ही कहा कि तुम ही ले जाओ। और उस समय मैं फोन पर ही था और मैं तुम्हारी सारी बकवास सुन रहा था। और तभी मैंने सोच लिया था कि अब उसकी माँ चाहे जितने समझाए, लेकिन मैं अब तुम्हें घर में नहीं रखूंगा। लेकिन मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। वह पहली बार मुझे नफरत से देख रहा था। बोला कि मुझे कभी भी खूबसूरती की चाहत नहीं थी, वह हमेशा से सिर्फ अच्छी लड़की चाहता था। मेरा पति मेरी खूबसूरती से कभी खुश नहीं था, वह सिर्फ से इज्जत देता था, और मैं समझती थी कि वह मेरे सूरत बातें सुने बिना मेरे पति ने उस वक्त मुझे वही तलाक दे दिया, और साथ ही उसने मुझे तलाक के कागज तैयार करने को कहा। मुझे गेस्ट हाउस में रहने दिया गया। उस वक्त भी मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। मैंने उसे बताने के लिए कि मुझे उसकी परवाह नहीं है, अपने तीनों दोस्तों को घर बुलाया और उसके साथ हल्ला गुल्ला करते हुए सभी हदें पार कर दी। मेरा पति उस रात घर से चला गया और मैं अब काम खत्म कर चुकी थी। मैंने उस लड़कों के साथ नशा की। जब उन्होंने मुझे बेगाना देखा तो पहली बार अपना रूप मेरे सामने ले आए और सबने मेरी इज्जत लूट ली। पर मेरी सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। अगले दिन वो लड़के जिसे मैं अपना दोस्त समझती थी मुझे मुर्दा हालत में छोड़कर चले गए, और मेरे पति ने आकर मुझे तलाक के कागज पकड़ा दिया। मैं तलाक के बाद इस हालत में नहीं थी कि वहां से कहीं जा सकती। मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी। अपनी इज्जत गवाकर मुझे एहसास हुआ था कि नशा करने वाले लड़के कभी दोस्त नहीं हुआ करते, जबकि उनकी असलियत तो मेरे पति बहुत पहले ही मुझे बता चुके थे। मगर मैं जिद में अंधी हो गई थी। अपनी इज्जत को खुद लड़कों के हवाले दे बैठी थी। पूरा एक हफ्ता मैं वहां पर बस पड़ी रही और नौकरानी मेरे आगे खाना फेंक कर चली जाती थी। जब कुछ संभल कर मैं बाहर निकली तो सामने मेरे पति के साथ बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वह मुझे देखकर गुस्सा हो गई तो मेरे पति ने उसे बताया कि यह मेरी पहली पत्नी है जिसे मैंने तलाक दे दिया, और अब इसको मेरे घर पे कोई हक नहीं है। फिर वह मेरी तरफ पलटा और बोला कि अब आप संभल चुकी हो तो अपना गंदा शरीर लेकर इस घर से चली जाओ, क्योंकि उसकी पत्नी को यह बर्दाश्त नहीं होगा। तुम अभी तक यहीं पर हो। मैंने उस लड़की को देखा था। रात में वह मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़की थी, मगर बस उस बदसूरत मर्द के बगल में सुकून से खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पे गुलाब दिख रहा था। उसकी नौकरानी अपनी नई मालकिन के आगे पीछे घूम रही थी। फैमिली पूरी थी और मेरी वहां कोई जगह नहीं थी। इस फैमिली की हिस्सा भी हो सकती थी, मगर मैंने अपने घमंड में सब कुछ गवा दिया। अब मैं एक पागल खाना में रहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो हादसा हुआ उसने मुझे दिमाग का मरीज बना दिया है।
मैं कभी बिल्कुल ठीक होती और कभी अचानक चीखने चिल्लाने लगती। मेरे अंदर डर फैल चुका है कि मैं पाप का हिस्सा बन चुकी हूँ।